अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इसको अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरीज हैं और इन स्टोरीज के अंदर जो सबसे पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें मिस इफ़त ने इस्लामाबाद से शेयर की है। ये बताती हैं कि अब तो ये एक बैंक के अंदर जॉब किया करती हैं, लेकिन पिछले 5 या 6 सालों तक ये फ्रीलांसर के तौर पे ऑनलाइन काम किया करती थी। ये बताती हैं कि इनकी जो रिहाइश है वो इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में मौजूद है और जब ये फ्रीलांसर के तौर पे काम किया करती थी तो अक्सर पूरी पूरी रात सुबह के 8 बजे तक इनको जागना पड़ता था। ये बताती हैं कि ऐसे ही 2017 और 18 में जब शदीद सर्दियां पड़ रही थी, रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैं अपना लैपटॉप लेके काम करने के लिए बैठ गई। अब क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे वो सारे बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स थे और ज़्यादातर यूएस बेस्ड थे, तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे रात के टाइम में काम करना पड़ता था। ये बताती है कि मैं लैपटॉप लेके बैठी और मेरा जो कमरा था उस कमरे से बिल्कुल बाहर एक छोटा सा गार्डन मौजूद था। मेरे बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो सारे के सारे सो चुके थे और मैं लैपटॉप को यूज़ करने के साथ साथ चाय पी रही थी। आधे घंटे तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आधा घंटा गुजरने के बाद एकदम से बच्चों के शोर करने की या खेलने कूदने की आवाज़ें आने लगीं। ये जो आवाज़ें आ रही थी ये मुझे अच्छी तरह याद है कि ये आवाज़ें जो हमारा गार्डन था उस तरफ से आ रही थी। हालांकि हमारे घर में ना कोई बच्चा मौजूद था, ना ही बराबर वाले घर में कोई बच्चा मौजूद था। खैर, कुछ देर तक मैं ये समझी कि शायद हमारी गली में 3-4 घर छोड़ के बहुत सारे बच्चे रहा करते हैं। हो सकता है ये जो आवाज़ें ये उस घर के अंदर से आ रही हों। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे बाकायदा महसूस होने लगा कि मेरे कमरे के बाहर की तरफ बहुत सारे लोग हैं जो ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि आपस में बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है। जब मैंने इन आवाज़ों पे गौर किया तो वाकई में ये जो आवाज़ें थीं मेरे कमरे के बाहर गार्डन की तरफ से आ रही थी और ये जो आवाज़ें थीं ये मेरी हैरानी में इजाफे का बाइस बन रही थी। बहरहाल ये बताती हैं कि मैं खड़ी हुई और खड़े होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से मैंने बाहर की तरफ झांकना शुरू किया। जब मैंने गार्डन की तरफ देखा तो मैंने देखा कि गार्डन में जहाँ पे झूला लगा हुआ है उस झूले के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जिसकी बज़ाहिर 17 या 18 साल की उम्र है और उसके चारों तरफ बहुत सारे 8 या 9 साल के बच्चे मौजूद हैं जो उसको झूला झूलते हुए देख रहे हैं। अब जैसे ही मैंने अपने गार्डन में इस लड़की को या इन बच्चों को देखा तो मैं चौंक गई और मैं सोचने लगी कि आखिर ये कौन बच्ची है या कौन बच्चे हैं जो हमारे घर के अंदर ना सिर्फ दाखिल हो चुके हैं बल्कि बाकायदा जो गार्डन में झूला मौजूद है वहाँ पे झूला झूल रहे हैं। मेरा इस तरह से बाहर जाना और इन बच्चों को मुखातिब करना किसी भी तरह ठीक नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आई और मेरे पास जो मोबाइल मौजूद था
उस मोबाइल से मैंने अपने फादर को कॉल मिलाना शुरू कर दी। अभी मैं अपने फादर को कॉल मिला ही रही थी कि एकदम से जो मेरा दरवाज़ा था उस दरवाजे के ऊपर नॉकिंग शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जोर जोर से मेरे दरवाजे को पीट रहा है, और अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो जो भी है वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये जो दरवाज़ा पीटने का स्टाइल था या दरवाज़ा बजाने का स्टाइल था, ये किसी भी तरह ना मेरे घर वालों का अंदाज था और ना ही हमारे घर के जो मुलाजिम थे वो कभी भी इस तरह दरवाज़ा बजा सकते थे। मुझे यकीन था कि वो जो बच्चे या वो बच्ची जो झूले पे बैठी हुई मुझे नज़र आई थी, यकीनन यही वो लोग हैं जो दरवाजे को बजा रहे हैं। मैं मुसलसल अपने फादर को कॉल मिला रही थी और बार बार रिंगिंग के बावजूद भी जो मेरे फादर थे वो कॉल को पिक नहीं कर रहे थे। अल्लाह जाने शायद उनका मोबाइल साइलेंट था या फिर वो बहुत ज्यादा गहरी नींद के अंदर मौजूद थे। ये बताते हैं कि उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए हैरानकुन था और मुझे शदीद खौफ में मुब्तला करने के लिए काफी था। जब मैंने दरवाजा नहीं खोला और मेरे फादर ने भी मेरी कॉल पिक नहीं की तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मुझे एकदम से अपने दरवाजे के बाहर से किसी औरत की आवाज आने लगी। और जब मैंने उस औरत की आवाज पे गौर करना शुरू किया तो वो औरत मुसलसल मेरा नाम पुकार रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये जो आवाज है ये बड़ी जानी पहचानी आवाज है। जब उसने एक दफा, 2 दफा और फिर तीसरी दफा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और मैंने उसकी आवाज पे गौर किया तो मुझे पता चला कि ये जो आवाज थी ये मेरी मरहुमा दादी की आवाज थी। और ऐसा लगा कि जैसे मेरी दादी जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी वो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद हैं और मुसलसल दरवाजा नॉक कर रही हैं या फिर मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही हैं। ये वो लम्हा था, ये वो टाइम था जब मेरी ये हालत थी कि अगर आप मुझे काटें तो मेरे अंदर लहू मौजूद ना हो। मेरी ऊपर की सांसें ऊपर थी, नीचे की सांसें नीचे थी और मैं शदीद खौफ में मुब्तला थी। एक तो रात के इस पहर में कोई दरवाजा बजा रहा था और उसके बाद जिसकी वो आवाज थी वो मेरी मरहुमा दादी की आवाज थी। हालांकि जो मेरी दादी थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो मुझसे बेहद प्यार किया करती थी और अक्सर रात के औकात में जब मैं काम कर रही होती थी तो वो इसी तरह मेरे रूम के बाहर आके मुझे आवाज दिया करती थी। मुसलसल मेरे खौफ में इजाफा हो रहा था कि इसी दौरानिए में एकदम से मेरा मोबाइल बजना शुरू हुआ। ये बताती हैं कि जैसे ही मेरा मोबाइल बजना शुरू हुआ मेरी जान में जान आई और मैंने देखा कि मेरे फादर मुझे कॉल कर रहे थे। खैर मैंने फौरन से कॉल उठाई और एकदम से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते मैंने अपने फादर को सारी सूरत-ए-हाल बताई और उनको बताया कि गार्डन में बहुत सारे बच्चे और एक लड़की मौजूद है और इसके साथ साथ मुझे बाहर से दादी की आवाज आ रही है। यह सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो कहने लगे कि तुम कॉल को नहीं काटना, मेरे साथ कॉल पे रहो और मैं तुमसे बात करते करते तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे जो फादर थे वो एक गार्ड को लेके और मेरी वालदा को लेके मेरे कमरे के अंदर पहुंच चुके थे। ये बताती हैं कि अपने फादर को देख के मैंने उनसे लिपट के बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर दिया और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ किस तरह से क्या वाकया पेश आया था। यह बताती है कि मेरे फादर का
और मेरी मदर का यही ख्याल था कि हो सकता है मुझे वहम हुआ हो या फिर मेरी आंख लग चुकी हो। हालांकि जो कुछ मैंने सुना था, जो कुछ मैंने देखा था, वो सरासर हकीकत पे मबनी था और उसका किसी भी तरह ख्वाब से या ख्यालात से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद भी मैं काफी अरसे तक ऑनलाइन काम करती रही, लेकिन उसके बाद से मैंने अपने कमरे में अकेला सोना छोड़ दिया था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपनी मदर के साथ या फिर अपनी खाला के साथ उनके रूम के अंदर सो जाऊं। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें ताबिश भाई ने शेयर की है और ताबिश भाई बहुत सच्चे आदमी हैं, बहुत खरे आदमी हैं और बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हमारे साथ ये शेयर कर चुके हैं। ये बताते हैं कि 2001 और 2002 में इनकी फुप्पो ने गुलशन मेमार की एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सा बंगला खरीदा। अब ये बंगला तो इन्होंने खरीद लिया था, लेकिन इनकी जो फैमिली थी वो ना होने के बराबर थी। यानी कि इनकी फैमिली में टोटल 3 अफराद रहा करते थे। तकरीबन शुरू के 1 या 1.5 साल तक ये तीनों अफराद उस बंगले के अंदर रहते रहे, लेकिन उसके बाद जो इनके फुप्पा थे उनको किसी काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। अब जब उनके बैरून मुल्क जाने का हुआ तो मेरी फुप्पो ने कहा कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, आप अपने साथ हम दोनों को भी लेके चलें। यानी कि इस फैमिली में जितने भी अफराद थे वो सारे के सारे बैरून मुल्क जा चुके थे और इनकी फुप्पो ने जाते हुए इस बंगले की जो चाबी थी वो ताबिश भाई के हवाले कर दी थी। फुप्पो ने कहा था कि जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते तुम रोजाना यहां पे चक्कर लगा लिया करना और अगर चाहो तुम इस घर के अंदर रह सकते हो। ये बताते हैं कि उन दिनों हमारी टीनेज थी और हमारे बहुत ज्यादा दोस्त हुआ करते थे और ये जो गैदरिंग थी ये हर तरह के अफराद पे मुश्तमिल थी। कुछ लड़कों को प्राइवेसी पसंद थी, कुछ लड़के नशा किया करते थे और इसी तरह कुछ लड़के थे जो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अब जब ताबिश भाई बताते हैं कि मेरी फुप्पो का घर खाली था तो मैंने अपने दोस्तों को अपनी फुप्पो के घर के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। शुरू में तो हम लोग शाम में जाते और रात को 2 या 3 बजे तक वापस अपने घर चले जाते, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे जो मेरे दोस्त थे उन्होंने वहां पे रह के न सिर्फ नशा करना शुरू कर दिया था बल्कि इसके साथ साथ गलत एक्टिविटीज भी शुरू कर दी थी। अब क्योंकि मेरी फुप्पो अपनी फैमिली के हमरा बैरून मुल्क मुकीम थी और ये एक बाउंड्री वाल सोसाइटी थी तो हमें किसी भी किस्म का खतरा मौजूद नहीं था। हम लड़के जो चाहते इस बंगले में करते, जिस तरह का नशा, जिस तरह की मूवीज हम चाहते देखना शुरू कर देते। ना कोई हमें रोकने वाला था, ना ही कोई हमें टोकने वाला था। अब इसी तरह तकरीबन 15 से 20 दिन आसानी से गुजर गए। 15-20 दिन के बाद हमारे जो दोस्त थे इन सब ने प्रोग्राम बनाया कि जो फुप्पो का गैराज वाला एरिया है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है, वहां पे क्यों ना प्रोजेक्टर की मदद से कोई फिल्म लगाई जाए और इसको छोटे से मिनी सिनेमा में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये बड़ा माकूल ख्याल था क्योंकि वो जो जगह थी बड़ी जबरदस्त जगह थी और वहां पे आसानी से प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो सकता था। खैर, शुरू में हम लोगों ने मिलके वहां पे प्रोजेक्टर लगाया और प्रोजेक्टर लगाने के बाद इंडियन फिल्में या दीगर फिल्में देखना शुरू की। ये बताते हैं कि जब तक हम इंडियन मूवीज देख रहे थे या फिर स्पोर्ट्स देख रहे थे सब कुछ ओके था,
न किसी भी किस्म का मसला था, न किसी भी किस्म का खौफ था। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन गुजरे तो इनके कुछ ओबाश दोस्त थे, उन्होंने सिनेमा में उल्टी सीधी मूवीज को लगाना शुरू कर दिया। एक आध दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके अगले दिन इस तरह से हुआ। ताबिश भाई बताते हैं कि मूवीज देखने के बाद ज्यादातर लड़के वापस अपने घर चले गए थे और मैं और मेरे दो दोस्त इसी बंगले के ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद थे। मेरे जो दोस्त थे वो पीने पिलाने के बाद सो चुके थे, जबकि मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था। मेरी जो नजर थी मुसलसल दरवाजे की तरफ थी कि एकदम से दरवाजा खुला, और जैसे ही दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं जो बज़ाहिर 70 या 75 साल के लग रहे हैं। बहुत साफ सुथरे उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और उनका जो हुलिया है बड़ा साफ सुथरा हुलिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं गौर कर रहा हूं कि आखिर ये कौन बुजुर्ग है और ये हमारी पुप्पो के घर के अंदर भला कैसे आ सकते हैं। खैर, अभी मैं उनके बारे में सोच ही रहा था कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हो गए। अब जैसे ही वो मेरे सामने आके खड़े हुए तो मुझे कहने लगे कि तुम अपने दोस्तों को बोलो इसी वक्त इस घर से चले जाएं, और आज के बाद तुम में से किसी ने भी यहाँ पे नशा किया या उल्टे सीधे काम किए तो हम तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के बाद वो जो बुजुर्ग थे बहुत गुस्से की हालत में मुझे देखते हुए एकदम से मुड़े, और जैसे ही वो मुड़े 3-4 कदम चलने के बाद मेरी आंखों के सामने हवा में तहलील हो गए। अब जैसे ही मैंने उनको हवा में तहलील होते हुए देखा तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। बहरहाल कुछ देर बाद जब मेरे जहन ने काम किया तो मैं उठा, मैंने अपने मुंह पे पानी डाला और फौरन से मैंने अपने दोस्तों को उठाया। मैंने उनको बताया कि अभी एक बुजुर्ग आए थे और वो मेरे सामने हवा में तहलील हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि इसी वक्त इस घर से चले जाओ। ये बताते हैं कि सुनने के बाद मेरे जो दोस्त थे वो फौरन से उठे, उन्होंने भी मुंह हाथ धोया, अपनी हालत बेहतर की, और उनके साथ साथ मैं भी उसी वक्त अपनी फुप्पो के घर से निकल गया। ये बताते हैं कि उसके बाद जब हम गए तो कभी कभी शाम के औकात में या मगरिब से पहले वहां का चक्कर लगा लिया करते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम फुप्पो के घर में मजीद रुकेंगे या फिर मूवीज देखेंगे या फिर उल्टे सीधे काम करेंगे तो हो सकता है वो जो बुजुर्ग थे, जो कि एक नेक बुजुर्ग थे, वो हमें दोबारा से नजर आए, और ना सिर्फ नजर आए बल्कि हो सकता है वो हम में से किसी को नुकसान पहुंचा दें। खैर, कुछ टाइम गुजरने के बाद जब मेरी फुप्पो वापस आई तो इस वाकये का जिक्र मैंने उनसे किया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ था और एक बुजुर्ग मुझे नजर आए थे। वो कहने लगी कि ये जो जगह है, ये जो हमारा घर है, इस घर के अंदर पाक साफ जन्नात रहा करते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वो चाहते तो तुम्हें समझाने के बजाय बराह रास्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। गाइस, उम्मीद करता हूं ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे।
अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।